नेता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। बहुत ही सम्मान के लोग गुड़गांव की धड़कन जीएमडीए और जीएमडीए की धड़कन आप सारे के सारे नौजवान साथी, युवा दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह धुआ है। मैं भी आपकी तरह कभी अपने लेकर के कॉलेज में गया, पढ़ाई की, और हमने भी पढ़ी। आप जो कम्युनिकेशन पास करके आए होंगे, हमारे टाइम में एमबीए का पहला बैच शुरू हुआ हरियाणा में, मैं उसका टॉपर हूँ। साथियों, ये जो व्यवस्था है जिसमें आपको यहाँ बैठने पे मजबूर किया गया, ये एक दिन में शुरू नहीं होती। इस व्यवस्था को सालों साल से कोई खाद पानी डालता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी जुल्म के रूप में, अन्याय के रूप में हस्तांतरित होती है। मैं आपको हरियाणा बनने की और कर्मचारियों का हरियाणा बनने और आपके यहाँ तक आने का सफर, उस पर अपनी बातचीत रखूंगा। आप सभी साथी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, आईटी बीटेक करके आप आए हैं, इंजीनियरिंग आप करके आए हैं, और आज के 12 माह के दौर में और भी काफ़ी टेस्ट आपने कोशिश की होगी। किसी में आप सफल रहे होंगे, किसी में आप सफल नहीं रहे होंगे। आप मेरी बात को समझ पाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। 1966 से पहले हरियाणा में भाषा को लेकर आंदोलन हुआ। हम पहले पंजाब का हिस्सा थे। पंजाब के हिस्सा होने के चलते जो हरियाणा पंजाब की संयुक्त राजनीति थी, उस संयुक्त राजनीति में जो प्रशासनिक दखलंदाजी थी वो पंजाब की ज्यादा थी, और हरियाणा एक पिछड़ा एरिया के तौर पर उस वक्त दिखा, क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब के साथ ज्यादा लगता था। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब तीनों का एक प्रदेश था, पंजाब प्रदेश। तो भाषाई क्षेत्र के आधार पे हम कम थे, तो यहाँ आंदोलन चला, कमियों को लेकर, रोजगार को लेकर, व्यवस्था को लेकर। हरियाणा बन गया। जब हरियाणा बना तो हरियाणा के अंदर भी पंजाब के ही सर्विस रूल लागू थे। पंजाब के सर्विस रूल का मतलब था कि उस समय में नौकरियां कच्ची नहीं लगती थी, नौकरियां पक्की लगती थी। और जब हरियाणा बना तो हरियाणा बनने के साथ उस भाषाई स्तर पर जिनको ऑप्शन दी गई, वो पंजाब हिमाचल के कर्मचारी वो जा सकते हैं, तो यहाँ के वो रह सकते हैं। तो हमारे हरियाणा के उस समय में भी कर्मचारी काफी कम थे। उस कमी को पूरा करने के लिए अधिकारियों ने उस समय की सरकार से बात करके, हरियाणा के मुख्यमंत्री उस समय में स्थायित्व नहीं था, तो राव वीरेंद्र जी होते थे, बंशीलाल जी होते थे, और एक टकराव भी राजनीतिक तौर पर सब लोगों में रहा। उसका असर क्योंकि यहाँ हरियाणा के लोगों पे भी पड़ेगा, तो यहाँ आप लोगों के ऊपर भी, हम लोगों से पहले के जो लोग उन पर भी पड़ा। तो शुरुआत हुई हरियाणा के बनने के साथ ही एक नई प्रथा की, और उस प्रथा का नाम दिया गया अढोक कर्मचारी। अढोक पे कर्मचारी लगने लगे, जैसे आज आप लगे हुए हो। उस समय भी हजारों हजार कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी
कान पकड़ो, बाहर कर दो, कोई पूछने वाला नहीं। आप में से काफी सारे जेई हो सकते हैं, उस समय तो जेई को ये पावर थी, वो कितनों को अंदर कर दे, कितनों को बाहर कर दे। आज तो जेई का भी हालत आपको पता है, आप रेलवे के जेई के ऊपर ये लोग, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से ये व्यवस्था हस्तांतरित हुई राजनीति के प्रभाव में, और एक नीति को तोड़ने के लिए एडोप का चलन आया। उस समय भी कुछ लोग जिनकी पहुंच की जानकारियां थी या कुछ पढ़ गए थे, हमारे यहाँ पढ़ता काफी थी, लेकिन जो पढ़ गए थे उनके नंबर, उस समय में रोजगार विभाग की स्थापना भी हुई थी। रोजगार विभाग में नाम रजिस्टर कराने वालों को कॉल लेटर आता था, एडोप को नौकरी मिल जाती थी, कुछ ऐसा था। सबको तो नहीं मिलती थी, बेरोजगारी का मतलब ऐसा ही था, लेकिन मिल जाती थी। पर ये जो एडोप है ये काफी लंबे समय तक चलती गई, और 10 से 15 साल तक एडोप चलता रहा। उस समय भी हरियाणा के अंदर फिर एडोप कर्मचारियों ने लड़ाई दी और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। और उस बड़े आंदोलन के उस समय की जो सरकार थी, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, और वो बहुत अड़ियल स्वभाव के थे, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मानता इनकी बात को, लेकिन उस समय के कर्मचारी आंदोलन ने वो आंदोलन इतना तीखा और इतना बड़ा किया कि उस समय की दिल्ली में जो सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस तक भी आकर के उसका असर पड़ा। उस असर के चलते हरियाणा में एडोप को पक्का करने की पॉलिसी बनी। एडोप को पक्का करने की पॉलिसी के चलते बहुत सारे अधिकारी, जो आज आपके यहाँ पर भी होंगे, काफी सारे रिटायर होकर के भी यहाँ लगे हुए हैं, तो उस दौर में आपकी तरह कच्चे रख करके पढ़ते हुए अधिकारी हैं। आपको नाम जरूरी नहीं मिलता सबका आपके सामने रखूं। ये यहाँ पर आजकल ये GMDA, वैसे तो ये गुड़गांव की हर समस्या को हल करने की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। गुड़गांव में कहीं पर भी, न केवल गुड़गांव में, GMDA को अक्रॉस नगर निगम बाउंड्री है इसकी, यानी कि GMDA सिर्फ गुड़गांव जुरिस्डिक्शन नहीं है, सोमना भी है, कटौती भी है, फुलनगर भी है। आपको तो मेरे ज्यादा पता होगा, आपके पास नक्शा भी होगा। तो जब इसको अथॉरिटी बनाया गया तो ये बताया गया कि ये गुड़गांव के लोगों की कोई भी फाइल चंडीगढ़ नहीं जाने, वो यही हल होगी। इसके लिए इस अथॉरिटी का गठन किया गया। लेकिन मैं पिछले 1 साल से इस दफ्तर में आता हूँ, यहाँ पीछे एक बाथरूम है, उसमें बल्लभ 1 साल से नहीं, उसके अंदर पानी 1 साल से नहीं, ये पीछे वाला दरवाजा। ये स्थिति इस दफ्तर की खुद की है। जब यहाँ की हालत ये है, ये जो सिक्योरिटी वाले कर्मचारी हमारी, इतना बाथरूम जाना हो तो महिला अगर जाएगी तो वो आदमी ने बता के जाएगी, अंदर मत आने देना, कुंडी बंद नहीं हो। ये यहाँ की हालत है। इस हालत का जिम्मेदार कौन है? इस हालत का जिम्मेदार जो अधिकारी है, उसको 2 जिले दे रखे हैं, 2 अथॉरिटी दे रखी है, उसका काम एक का नहीं होता और इंचार्ज 2 का। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो वर्तमान की सरकार है वो लोगों की समस्या को हल करने के लिए काम नहीं करना चाहती, वो इसको दिखावे में डाल करके इतना दिखावा करती है। आप सारा दिन IT के लोग हो तो दफ्तर में भी आपने फेसबुक, मीडिया, फलाना ढुकाना देखने का मौका मिलता है। उसमें कोई भी खबर अगर जनता के मुद्दों के लिए हल की होगी तो उसमें भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और इनके जितने भी रिश्तेदार अधिकारी, इनके पास एक तरीका है, किसी में भी कंसल्टेंट का नाम देके इस दफ्तर की पहली मंजिल को छोड़ के उसके ऊपर कितनी बड़ी कुर्सी हो बैठा सकते हैं। यहाँ पर बैठे है ना, तो रिटायर होगा चंडीगढ़ में DSDC, वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर था, उसके टाइम की यहाँ की पानी की लाइन लीकेज है और वो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ है और वो यहाँ कंसल्टेंट है।
आज भी वो पानी की सेक्टर 4-5 के चौक पर आप आइडेंट देखो, वो पिछले 15 से 30 साल से मैं उसको लीकेज देखता हूँ। और वो यहाँ का जो चीफ इंजीनियर है वो जेल पब्लिक हेल्थ था, तब से जो पानी की लीकेज थी वो यहाँ बैठा है, वो पानी की लीकेज को मिली हुई है। बस ये आगे आगे बढ़ते गए और ये आप लोगों की कीमत पर बढ़ते गए। आप लोगों की कीमत क्या है? आप लोगों के माँ बाप नौकरी में थे। मैं दावे से कह सकता हूँ, इक्का दुक्का ने छोड़ के सबके कर्मचारी माँ बाप रहे हैं, तब आप बीए कर पाए हो। नहीं तो इस सरकार ने शिक्षा के ढांचे को इतना नजदीक से खत्म किया है कि कोई गरीब आदमी बीए नहीं कर सकता आज की तारीख में। और आपके माँ बाप अगर सरकारी कर्मचारी रहे हैं तो वो दोषी हैं। उस समय के आंदोलन से वो बचते थे, आपको भी उनको बताया नहीं कि आने वाले तूफान में आपको सड़क पर बैठना पड़ सकता है, ये बताया नहीं है। अगर ये आपको पता होता तो आप हरियाणा सरकार की XRM पॉलिसी जब आई तो हरियाणा के कर्मचारियों ने आंदोलन किया, हड़ताल की कि ये नहीं आनी चाहिए और युवाओं से अपील की गई कि आप इस पॉलिसी में मत भरो फॉर्म। अगर एक भी फॉर्म कोई भरेगा तो पॉलिसी को फेल नहीं हो सकती। अगर आप लोगों ने ये समझा होता XRM आपकी गले की हड्डी उड़ जाएगी और आपकी मौत का फरमान है ये। क्यों? आपकी तनख्वाह थोड़ी सी, आपका गांव सिरसा जिले में है, आप गुड़गांव में रहते हो। मैं बहुत सारे कर्मचारियों को तो देखता हूँ, दिन में तो वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन रात में वे सरकारी ट्यूबर पे ये हालत। और नहीं तो किसी की सगाई हो रही होगी तो वो टूटती होगी। इतने रुपये मिलते हैं यहाँ। ये जो हालत है इसके लिए साथियों जिम्मेदार तो आप भी हैं। लेकिन यह बात कहने भर से, मेरी बात इतना कहने भर से आप मायूस हो ऐसा मैं नहीं मानता। आपने जो याद का कदम उठाया है ये बहुत ही आपका सराहनीय कदम है और इसी को सरकार को गलत साबित करने के लिए आपने उसके शिकंजे में अपना पैर दिया। उसने बहकाया कि नहीं आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, XRM में ये हो जाएगा, XRM में वो हो जाएगा। तो आपने उनके शिकंजे में अपना पैर दिया, आपने उन पर भरोसा किया, आपने सरकार को यकीन किया, ये आपने सबसे बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन 6-7 साल तक वो पैर को शिकंजे में डाल के आपको हिलने भी न दी, तो आपने शिकंजे को उखाड़ने की जो कोशिश की है ये काबिल तारीफ है। मैं मेरी ओर से हरियाणा के मजदूरों का संगठन CITU, मैं उसका गुड़गांव का पदाधिकारी हूँ, उसकी ओर से हरियाणा के 112 कर्मचारियों की यूनियन श्रम कर्मचारी से उसका मैं जब कर्मचारी था तो मैं उसका स्टेट कमेटी का भी नेता था। आपकी जब यूनियन बनेगी तब आप लोगों को हमारे से भी मुलाकात जरूर होंगी। आपने ये एक अच्छा कदम जो आज उठाया इसको आप पीछे मत हटाना, इसमें आपको आपके घरों तक पहुंचा जाएगा। जो अधिकारी आपके पेरेंट्स को जानता होगा उनको प्रभावित करने की कोशिश करेगा, आपकी कई रिश्तेदारी होगी, किसी ने आपकी सिफारिश की होगी, उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये लड़ाई आंदोलन जो आज आप शुरू कर रहे हो ये इतना आसान नहीं है कि आप यहाँ पर छाया में बैठ के करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो उनको ये पता है कि ये बालक ऐसे हैं जो मेट्रो स्टेशन तक भी ई रिक्शा पकड़ते हैं, पैदल नहीं चल सकते, इनका दम नहीं है, उनको पता है ये बात। उनके इस विश्वास को जब तोड़ दोगे ना और जब आप ये कहोगे नहीं तो सैकड़ों किलोमीटर चंडीगढ़ भी पैदल जाने की हिम्मत रखते हैं, वो फिर आपने यहाँ बैठ देंगे तो फिर यहाँ का सट्टे लेके आएंगे। इस बाउंड्री से आप 2 तक नहीं बैठ पाओगे। ये खतरे हैं, इन खतरों को सीखो समझोगे और अपनी बात को, ये बात जायज है
कि किसी को आपने काम पे रखा और वो अपने परिवार को भी न चला पाए, इतनी पगार में आप उसको सालों साल तक घसीटेंगे, उसकी पढ़ाई को, उसकी लिखाई को आप उसकी बेकदरी करेंगे, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। और आपका ये जो आंदोलन है, ये जो आपकी जो लड़ाई है, ये तो आज तो आपको ये लगता है कि हम कच्चे हैं, आपको ये लगता है हम कच्चे हैं, लेकिन जब पक्के हो जाओगे तब भी कोई समस्या आदमी हो जाएगी। निरंतर ये समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। यहाँ पर एक अमला है, इसका काम ये है, वो संकट खरीदते हैं और वो संकट खरीद के आपके ऊपर डालते हैं, जनता के ऊपर डालते हैं, जनता को संकट में डालते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने किसानों का वधा करने के नाम पर 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर सील रखे। कितने बड़े लोग हैं और ये बेसत्ता में आ गए। आपको ये लड़ाई सिर्फ इस एंगल से नहीं लड़ती कि HKRN में पक्के करो। HKRN पॉलिसी को वापस कौन करता है? वापस करने की ताकत हरियाणा सरकार में है और हरियाणा सरकार अगले 3 महीने में चुनाव में जाएगी। ये जो लड़ाई आज आपने यहाँ से छेड़ी है, इस लड़ाई को पूरे हरियाणा के HKRN वर्कर के बीच में आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि CMDS से ज्यादा पोस्ट यहाँ पर सेंक्शन नहीं होगी सिंगल अथॉरिटी में। बाकी जगह तो थोड़े थोड़े आदमी हैं, उन थोड़े थोड़े को कोई नहीं सुनता। अगर आपको इतने सारे को कोई झुकी शिकायत में ये क्यों देता है कि कल से तुमको काम पे नहीं जाना, तो बाकी जगह की हालत तो तुमसे माड़ी होगी। इसलिए इस आवाज को आप बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है आजकल। हमारे जमाने में तो चिट्ठी भी लिखते थे तो अपना 10 दिन में पहुँचती थी, यूनियन की चिट्ठी लिखते थे, अगले कर्मचारी भाई को तो मिलती भी नहीं थी कई बार तो, और हमने वो मीटिंग भी कर लेनी पड़ती थी। आज आप तेजी से इस काम को कर सकते हैं। हरियाणा सरकार जो सोशल मीडिया पे नौजवानों को लेकर भ्रामक प्रचार कर रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप लोगों को एक मोर्चा खड़ा करना पड़ेगा। और मैं किसी राजनीतिक पार्टी की तरफदारी करने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आयोग की पॉलिसी बनी तो कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, ठीक है। अगर पार्टियों की बात करेंगे तो हरियाणा बनने के बाद से ही उसमें भी कई राव वीरेंद्र जी थे, उन्होंने कच्चे कर्मचारी लगाने की लाइन शुरू की थी। उसके बाद चौधरी देवीलाल थे, उन्होंने ट्रेनिंग लगाने की बात शुरू की थी। यानी कि घाट कोई नहीं है, इसलिए इसमें ये बात कोई जरूरत नहीं कि मैं उसमें जान लूँ, मैं इसमें जान लूँ। तो भाई आपका बाबू मुख्यमंत्री बने, उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर संभाल कर रही है तो तेरे को कच्चा रखना पड़ेगा। ये क्या मजबूरी है, इन बातों को समझना पड़ेगा कि ये जो मजबूरियां हैं, ये मजबूरियां किन कारणों से जन्म लेती हैं और नौजवानों को ये मजबूरियां किस प्रकार से उनका शोषण करती है और नौजवान के जिसमें फिर ये कैसे काम आता है कि ये जो मजबूरी की नीतियां हैं इनको पलट देने की एक लड़ाई, एक आंदोलन वो खड़ा करें। और पहले दिन से ही नौकरी को खाने के पहले दिन से ही कोई कच्चा क्यों रहे, ये बात जब तक आप लोग इस बात लाएंगे तब तक ये आंदोलन, ये लड़ाई, ये संघर्ष, ये विकास अधूरा है साथियों। इसलिए हमारी तो ये मांग है कि जहाँ पर नौकरी की बात है वहाँ पर कच्चा क्यों, बच्चे पैदा होने बंद नहीं होंगे, वो टॉयलेट जाने बंद नहीं होंगे, वो सीवर का इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे। तो अगर ये सारी चीज होंगी तो फिर ये CMDA का ऑफिस, इसके बाहर निकलते KR मंडलम में स्कूल आता है। KR मंडलम स्कूल के पास एक मेरी पूरी पानी की लाइन लीकेज है। पूरे 1 साल से मैंने सारे कमरों पर फोन करके उसकी कंप्लेंट करके देख ली, वो आज तक बंद नहीं हुई। और तुम लोग देखते हो शिकायत पर कार्रवाई हुई, मेरे पास मैसेज आता है, अगले दिन फिर मुझे कंप्लेंट रेज करनी पड़ती है। ये हालत क्या होती है भाई। इसलिए ये सिस्टम चलता रहेगा। ये सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा जहाँ तक हमारे पेरेंट्स नहीं पहुँच पाए, वो हमें पढ़ाने के चक्कर में लगे रहे। तो ये नहीं पता चला कि
कहीं में पढ़ा के भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आज की नींद सबसे थी तो ये फिर से परेशान होंगे। वो अपने टाइम पर आंदोलनों से बाहर रहते थे और हो सकता है किसी ने तो विदेश तक भेजने भी उनको किया हो, तो वो जो चीजें रही उनका प्रभाव हम पर है, उस प्रभाव से बाहर आने की आपको जरूरत है। मैं आप सबको, आप सबने ये जो शुरुआत की, मैं आपको अपनी सारे साथियों को थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग को जो करते हैं एक नारा में बोलता हूँ, उस नारे को आप रिपीट करेंगे। मैं बोलूँगा काम पक्का नौकरी कच्ची। आपने बोलना है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समझिए ना, भाई रोज लिखी जाएंगी ना, ये काम तो पक्का है ना, काम तो पक्का है ना, अरे नौकरी कच्ची क्यों है? समझ गए मेरी बात? और बात ये बढ़ रही है कि ये तुम्हारे को हमने इस बैंक में से 1 रुपया भी नहीं लेना, 1 रुपया भी नहीं लेना। और मैंने ही मेरे जानकार कंपनी से पैसा भी तो देना है, पैसा भी तो जमा कराऊंगा। और मैं एक तो पैप 4 फुट पानी भरता है, ये आपको मैं कह रहा हूँ 4 फुट पानी के झंझट को मैं तुम्हारे से 1 रुपया नहीं लेता, मैं खत्म कर दूंगा। 1 मार्च से मेरी फाइल पास कर रखी है सीओ में, एक एसपीओ ने रोक है। 1 मार्च की फाइल, बारिश आ गई, मैं बारिश से पहले कहने लगा था कि मैं तारा पे 1 रुपया नहीं लेता, सिर्फ कागजों में तुमने ये कहना है कि यह जमीन मारी, इस पर तुम यूं ट्यूबल गाड़ दे और उस पर सारी टेक्नोलॉजी मेरी, सारा ज्ञान मेरा, रफिए मन ने इंतजाम करे हैं। ये उस पानी में बंदोबस्त नहीं करा है। 12 बजे कार होगी, जिस दिन बरसात होगी तो बस स्टैंड की तरफ न जाइयो, या पानी में वही खड़ी हो जाएगी। ये हालत है। ये वो काम भी नहीं करते जिनका में इनका 1 रुपया भी नहीं लगता। ये क्यों नहीं करते? मैंने बोलते हुए बताया कि यहाँ पर एक बढ़िया सा एडवर्टाइजमेंट है ये डिपार्टमेंट को, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, ये गाड़ी वो गाड़ी वो गाड़ी वो गाड़ी, गवर्नमेंट हरियाणा सरकार इसकी झंडी को जो लिखा जाएगा एशियस बैंक का अफसर है, ये सारे के सारे चंडीगढ़ से यहाँ बैठाए गए जाते हैं और प्यादों का काम सिर्फ राजा के मर्जी से अपने आप को टिकाए रखना है, इससे ज्यादा नहीं। और आपकी लड़ाई इनसे नहीं है, आपकी लड़ाई चंडीगढ़ से है। इसलिए आपको अगर अपने लक्ष्य का पता नहीं तो ये भी बीच में आएंगे, ये यूं कहेंगे मेरी गाड़ी का खर्चा, इसके खिलाफ एफआईआर नहीं करो, क्योंकि चंडीगढ़ से इंस्ट्रक्शन होगी। ड्राइवर झूठा कह देगा, सड़क पर पत्थर पड़ा होगा ना और टायर के लग के वो उधर लग जा तो भी तुम्हारे नाम आ गया, तब इस लड़ाई को तुम लड़ने लगोगे। इसलिए हमारी समस्याओं से बाखबर होते हुए आप इस लड़ाई को लड़ोगे तो आप मेरे से बेहतर जानते हो कि सॉफ्टवेयर जो है वो सोल्यूशन कहाँ से होगा। इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा बातें बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि तारी नौकरी पक्की होने का सॉफ्टवेयर मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, इतना ही मेरा कहना है। और इसी लड़ाई को आप लोग जब लड़ेंगे तो ये यहाँ से निकलकर नगर निगम में जाएगी, ये यहाँ से निकलकर जिला में जाएगी, ये यहाँ से निकलकर अब इकाई में जाएगी, जहाँ पर नौजवान का शोषण करने के लिए HKRN के नाम से भर्ती की गई है। उसकी बात को जब तक आप नहीं उठाएंगे आप कभी यहाँ पर उस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। और इस लड़ाई को लड़ने के औजार हैं वो ट्रेड यूनियन, इसको बोलते हैं। आज आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता रहा था। वो तो आपको हिंदुस्तान टाइम्स वाले आए थे, खबर देखे गए तो लिखेंगे कल आपको खबर को, जब ये मीडिया में जाएगी तो फिर आपको ये भी पूछा जाएगा कि बाहर बैठने की पहली बात किसने शुरू करी। तो उनमें से अगर किसी ने ये कहा कि राजेंद्र सरोवर बैठा था पहले, तो
तो फिर आदमी को छोड़ो बाहर होगा, तो तुम भी धीरे धीरे बाहर होगे। जब कोई तुमसे ये पूछेगा कि बाहर बैठने की सेवा किसने दी थी, तो तुमने ये कहना है कि मेरे पेट में भूख लगती है और भूख रोटी से मिलती है, रोटी का भी इसलिए बाहर बैठने की किसी और ने नहीं, मेरी भूख ने की थी और मैं उसका जिम्मेदार हूँ। सारे जब ये बात करोगे तब किसी सीओ में किसी हिम्मत नहीं, वो आपकी फाइल को अधूरी लिखने के ऊपर भेज देगा, अब उसको लिखना ही पड़ेगा। अगर जीएमपीए चलाना है तो चंडीगढ़ यहाँ पर भी ध्यान दें। अगर आप इस लड़ाई को गुरुद्वारे में ले जाओगे तो सीओ को यही रहेगा भाई, लेकिन तुम्हारी जगह इनके पास बेरोजगारों की लिस्ट बहुत लंबी है और ये गांव में जाते हैं। अब क्या बोलते हैं, एक विचार पैदा करते हैं, सैनिक बना दिया मुख्यमंत्री, क्या सारे सैनिक नौकरी पे हैं? है भाई, ये बंटवारे की जो राजनीति है, तो जाट आ जाएगा तो सारे जाटों का फायदा कर देगा, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सरकार एक चीज है और सत्ता दूसरी चीज है। सरकार में किसी आदमी का नाम चौतला हो सकता है, गुंडा हो सकता है, भाई सैनी हो सकता है, खट्टर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सत्ता पूंजी के हाथ में रहती है और सत्ता वाले को जब ये लगता है ये मुख्यमंत्री किसी काम का नहीं, तो 11 बजे तक पता नहीं था, 11 बजे तक तो पता नहीं था ये अगले 10 मिनट में क्या होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि सत्ता एक अलग जगह होती है और सरकार एक आदमी के रूप में अलग जगह होती है। सत्ता 3 तरीकों से बनती है। एक तरीका तो वो है जब नौजवान अपनी आवाज को बुलंद करके एक जनमानस को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो सत्ता हिलती है, सरकार बदलती है, सत्ता हिलती है और सत्ता को फिर मजबूरन आपके हक की नीतियां बनानी पड़ती हैं। इसलिए मैं बहुत राजनीति की बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप पढ़ते हुए राजनीति से कुछ दूर रहे हो। अगर पढ़ते हुए थोड़ी बहुत राजनीति सुनते तो एफटीआर का विरोध करने का प्लेटफॉर्म आप लोग पहले से बनाते, 6 साल का इंतजार नहीं होता। इसलिए ये बात सामान्य ज्ञान का हाथों में कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं नौजवान को नहीं करूँगा। आपने जो एक कदम उठाया जो काबिल तारीफ है, मैं एक बार फिर मेरे ओर से आपका पुरजोर समर्थन करते हुए एक विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ सड़कों पर आपको निकलने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर गाँव के अलग अलग हिस्सों के जो मजदूर है, हमारी यूनियन है भाई, आंगनबाड़ी में हमारी यूनियन है, आशा वर्कर में हमारी यूनियन है, मिलिट्री में हमारी यूनियन है, सरकारी मास्टर में हमारी यूनियन है, रोडवेज में हमारी यूनियन है और भाई गुप्ता में हमारी यूनियन है, नगर निगम की हमारी यूनियन है। शिक्षा में हड़ताल चलेगी। ये सारी चीजें जब हम सारे एक जगह पहुंचेंगे तो सबकी समस्या एक ही है, नौकरी को पक्का किया जाए। आपको जवाब देना है, काम पक्का नौकरी कच्ची, काम पक्का नौकरी कच्ची।